हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन अलोंग विद द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, देन फाइंड द वेयर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एलसीएम फाइंड करना है हमको, है ना, किसका? पी और क्यू का। तो पी और क्यू कैसे गिवन है आपको? पी आपको गिवन है ए बी स्क्वायर और क्यू आपको गिवन है ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये दो वैल्यूज गिवन है। अब आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। बच्चों, कितना इजी एलसीएम फाइंड करना। देखो, हमको क्या करना होता था, हमको कॉमन वैल्यू देखनी होती थी, फिर हम क्या करते थे, इसकी ग्रेटेस्ट पावर। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम किसका? पी और क्यू का। कैसे निकालेंगे? ए और बी की ग्रेटेस्ट पावर, राइट। तो विल राइट ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर। ठीक है, इधर बी है उधर बी स्क्वायर है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी? बी स्क्वायर। लेट्स राइट इट बी स्क्वायर। और कुछ आया क्या? नहीं, यही एलसीएम है। कितना इजी क्वेश्चन था। देखो, तो हमको क्या करना होता था, जो भी वैल्यू कॉमन होती थी उसका हम क्या लेते थे? ग्रेटेस्ट पावर। तो ए बी इधर है, ए बी इधर है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर इधर 2 इधर 1, तो क्या होगी? ए की पावर 2, इधर ए की बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 2। खत्म, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सबको समझ में आ गया ना ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एचसीएफ ऑफ ए एन 18 is 2 and LCM of a and 18 is 36। ध्यान से देखना, क्या आपको एचसीएफ ए और 18 का मतलब समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। क्या आपको दोनों नंबर गिवन है? राइट। क्या आपको एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है? राइट। तो पूछ कर है ए। देखो फर्स्ट नंबर ए है ना आपका, ए की वैल्यू तो पूछ रहा है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। वी नो दैट द प्रॉपर्टी सेज दैट एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका ए एज इट इज है, रहने दो। बी सेकंड नंबर 18, फर्स्ट नंबर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 36, एचसीएफ कितना है? 2। कैलकुलेट क्या करना है? ए कैसे करेंगे? 18 को डिवाइड करके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विल राइट 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू ए। इतना सिंपल है। तो अब 18 से 36 को डिवाइड करना जानते हो क्या? जानते हो ना? चलो, 2 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल्स टू ए। ये आ गई आपकी वैल्यूज। समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था। चलो आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11, देन इफ देयर एचसीएफ इज 13, देन फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। मेरे पास है 15:11, ठीक है, देन एचसीएफ इज 13, देन फाइंड द नंबर्स। ओके, अगर मेरे पास में एक नंबर है 15:11 की फॉर्म में, ठीक है, और अगर हम देखो जो रिड्यूस होता है ना वैल्यूज, अगर हम रेशियो में लिख रहे हैं वैल्यूज को, रिड्यूस हो जाता है। समझो, ये 14 है और इधर ये 21 है। अगर मैं इन दोनों को रिड्यूस करूंगा, क्या रिड्यूस कर सकता हूं? यस, रिड्यूस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, रेशियो में तो सही आएगा ना। अब रिड्यूस कैसे हुआ? रिड्यूस ऐसे हुआ बिकॉज 14 को हम लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 21 को हम लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या 7 दोनों में कॉमन था? और वो 7 मैंने रिड्यूस कर दिया। जैसे ही मैंने 7 रिड्यूस किया, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया 2:3। समझ गए हो बच्चों? आगे देखो, ये वैल्यूज आ गई है मेरे पास में। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि जो भी कॉमन वैल्यूज थी, जैसे ये 7 और 7 दोनों में कॉमन था और यही इसका क्या था? एचसीएफ। देखो एचसीएफ भी तो यही आएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे 7 ही तो आएगा। ठीक है, और यही वो एचसीएफ था जो रिड्यूस हुआ था। इसका मतलब obviously we know that the common factor will be reduced whenever we are taking out the ratios, obviously. So all the common factors that comprises to highest common factor, तो अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यहाँ पर दोनों में, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एचसीएफ कितना था? 7, तो 7 रिड्यूस हो गया। और कोई एचसीएफ होता तो वो रिड्यूस हो जाता। तो सिमिलरली अगर मैं एचसीएफ को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी? जैसे 2/3 रेशियो था, ठीक है, और हमको पता है एचसीएफ कितना है? 7। तो अगर मैं इसको 7 से इधर और 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 2 कितना हो गया? 14, और 7 3 कितना हो गया? 21। एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गई ना मुझे। तो मुझे क्या करना है? एचसीएफ से जो फ्रैक्शन में वैल्यूज है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको करेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी। यही करना है, करते हैं। तो अब मेरे पास 15 और 11 है, देन वी कैन से दैट लेट्स से 15 फर्स्ट वाली वैल्यू, ये अगर ए और बी के फॉर्मेट में है, ठीक है, देन
ए विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है, एंड बी विल बी इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय HCF। समझ गए हो? क्लियर? तब ध्यान से देखो, और ए और बी का मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस करके 15:11 मिल गया मुझे। अब देखो ए क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई करें 15 3 जा 45, 5 इधर रखेंगे, 4 इधर, 5 1 जा 15, 1 जा 15 और 19, ठीक है। बी कैलकुलेट करना है तो बी की वैल्यूज क्या आएगी, देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 13, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 143। तो ये आ गया आपके 195 एंड 143 एग्जैक्ट दो नंबर्स जिनका यूज करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो अगर आप इनका यूज करोगे तो आपको ये 15:11 रेशियो मिल जाएगा, और अगर आप 15:11 का रेशियो यूज करोगे अलॉन्ग विद 13 HCF, यू विल गेट दिस नंबर। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, if P and Q are two distinct prime numbers, then find the HCF. If P and Q are two distinct prime numbers, दो नंबर है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, उनका HCF फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, ये P है ना और ये Q है, ठीक है। क्या दोनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स है? इनको अगर आप फैक्टराइज करोगे आपको क्या मिलेगा? कॉमन क्या होगा दोनों में? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना होता है? 1। वेरी गुड। तो अब अपन ऐसे लिखेंगे, एज P and Q are distinct prime numbers, as P and Q are distinct prime numbers, then the HCF of these two numbers is 1। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो, फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? ठीक है, आगे चले। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स द HCF। सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एलसीएम, ये एलसीएम है, दो नंबर है, किसी का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम कैसा है? 14 टाइम्स द HCF। तो एलसीएम HCF का 14 टाइम्स है, तो अगर आप HCF को 14 से मल्टीप्लाई करोगे you'll get LCM। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। ओके, ये लेट्स से फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, उससे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि LCM प्लस HCF अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 600। इक्वेशन नंबर 2। इफ वन ऑफ द नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर आपको कितना गिवन है? 280, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए कि आपको LCM HCF फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर आपके पास HCF है, LCM है, एक नंबर है, तब आप सेकंड नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में HCF LCM ही नहीं है तो अकेले नंबर से सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? पहले LCM HCF फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो, दो वेरिएबल हैं, या वी कैन से दैट टू अननोन क्वांटिटीज हैं, टू इक्वेशंस है। कैन वी सॉल्व इट? यस वी कैन सॉल्व इट। लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरे पास में LCM इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स ऑफ HCF है, तो जहां LCM लिखा हुआ है क्या मैं वैल्यूज प्लेस कर दूं? कर देते हैं, चलो। 14 टाइम्स ऑफ HCF प्लस HCF इज इक्वल्स टू 600। ऐड करेंगे दोनों को तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। तो विल राइट 15 HCF इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 600। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? देखो आपको गिवन था कि LCM क्या है? 14 टाइम्स ऑफ HCF। विल राइट द place of LCM exactly 14 times of HCF plus HCF gives us 600। अब मुझे क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा ये बन जाएगा 15 times of HCF is equals to 600। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट वाली वैल्यूज में मुझे इसको सॉल्व करना है। तो I'll write 15 HCF is equals to 600। तो HCF क्या आ जाता है? HCF आ जाता है 600 अपॉन 15। डिवाइड करेंगे तो HCF will become 15 40। 15 4 60 होता है ना, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 40। क्या मैं LCM निकाल सकता हूं? यस, फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी ना, HCF की वैल्यू प्लेस करो, LCM आ जाएगा। करें? चलो, तो अब LCM अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं रखूंगा 14 और यहां रखूंगा 40। देखो
14 मल्टीप्लाई बाय 40, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 14 4 जा 56, वेरी गुड। 56 को हम बोलेंगे एलसीएम, सॉरी 560 को बोलेंगे एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एक नंबर भी गिवन है। अब क्या करना है? अब बस सिंपल आपको फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। चलो जल्दी से करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब एचसीएफ कितना था? 40, एलसीएम 560 इज इक्वल टू नंबर फर्स्ट 280, सेकंड नंबर बी। ये तो निकालना है। देखो 560, 40 और उसके बाद फर्स्ट नंबर 280, तीनों वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। सेकंड नंबर निकालना है, एज इट इज वैल्यू निकालने के लिए 280 से डिवाइड कर देंगे। देखो हम क्या करेंगे, 280 यहां पर है, इसको अदर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करते थे। 40 मल्टीप्लाई बाय 560 डिवाइडेड बाय 280 इज इक्वल टू बी। ठीक है, 0 से 0 उड़ा, 28 से 56, आंसर 2, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, आंसर आ गया बी। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फिर भी रिवाइज करना चाहते हो जल्दी से देख लो। एलसीएम इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ गिवन था। मैंने एलसीएम की प्लेस पे 14 एचसीएफ, आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम इज 14 टाइम एचसीएफ, मल्टीप्लाई किया, यहां प्लेस कर दिया 14 एचसीएफ, ये एचसीएफ एज इट इज, ऐड करेंगे तो 15 एचसीएफ 600। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। ठीक है, इन दोनों का सम 600, 15 टाइम्स ऑफ 6 से 15 टाइम ऑफ एचसीएफ इज 600। आगे 15 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते मेरे पास एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का यूज करके मैंने एलसीएम निकाल लिया। क्यों? फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी थी कि 14 टाइम्स है कौन? एचसीएम। किसका? एचसीएफ का। एचसीएफ आ चुका है क्या? एचसीएफ आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ये रहा एचसीएफ 40। अब अगर एचसीएफ आ चुका है तो 14 टाइम्स एलसीएम है, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर निकालने के लिए प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टीज, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एचसीएफ कितना है? 40, एलसीएम कितना है? 560, ए 280, बी फाइंड करना है, डिवाइड कर देंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 560 अपॉन 280 इज इक्वल टू बी। ठीक है, 280 2 560, 560 टू टाइम्स आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, 40 को आ जाएगा 80। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी सा क्वेश्चन, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? शो दैट 12 टू द पावर n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n। बच्चों ध्यान से देखना, अब ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दूंगा। अब वैसे तो हो सकता है ऐसे सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, और ऑब्वियसली मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जिनको हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप मेरे पास आओ। कैसे आओगे? कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपके पास वीडियो में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिखो सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया था, इसका आंसर ये होगा, दैट्स इट। और जिस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा ना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आपका आंसर सही है, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपका आंसर गलत है, आपको बताऊंगा मैं कि ये एरर हो सकती है जिससे आपने गलती निकाली होगी। ठीक है, अपने एरर्स को चेक करो, उसके बाद फिर से वंस अगेन सॉल्व इट एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। समझ गए हो बच्चों? इस तरह से विल इंप्रूव आवरसेल्फ, और यही वे है दैट वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर। समझ गए? तो अब ये वही क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क। आपको सॉल्व करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप ट्राई करो किसका? 12 टू द पावर n का क्वेश्चन। कोई टफ नहीं है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद यू। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड their steps measure 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तीन, ये याद है हमने ऐसे भी क्वेश्चन किया था एक और। 3 लोग हैं, तीनों के स्टेप्स ये भी तो कर चुके थे, पीवाईक्यू में कराया ना एक क्वेश्चन। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन है सिमिलर, बस वैल्यू डिफरेंट है, वो आपका होमवर्क है। तो टोटल आज के जितने भी मेथड है उनमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क के लिए। आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चन, अपने लेवल पर सॉल्व करने हैं। जो भी आंसर आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। जिस बच्चे ने पीवाईक्यू वाला वीडियो नहीं देखा था, एक बार जरूर से जाके देखना। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखना कि हम वहां पर कैसे सॉल्व किया था, यहां पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेथड कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों मेथड में सेम ही अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखो, दोनों जो जितने भी लोग हैं ना, ओके फिर से बताता हूं कॉन्सेप्ट इसका।
अगर किसी ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट देख लो। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, है ना, 3 लोग हैं, तीनों के स्टेप्स का मेजर अलग अलग है, 40, 42, 45। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले का स्टेप का मेजर 40, सेकंड वाले का मेजर 42 और थर्ड वाले का मेजर 45। अब आपको बोल रहा है मिनिमम कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, मिनिमम कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, कौन, ए बी सी, सो दैट इन एवरी हाउ मेनी स्टेप दे हैव कवर्ड, लेट्स से दे हैव कवर्ड 20-25 स्टेप्स, ठीक है, डिफरेंटली, अलग अलग। तो जितने स्टेप्स उन्होंने कवर किए, उन सारे स्टेप्स में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जो इक्वल होगा। समझाता हूं, इसने 40, इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40, हर एक स्टेप में 40 डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसमें सबके स्टेप्स तो अलग होंगे ऑब्वियसली, उसमें इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब ये 40 का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 40 का डिस्टेंस कवर करता 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 अगर मान लो इसने 10 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 400, ठीक है। तो इसने कुछ 8 डिस्टेंस में कवर कर लिया होगा 400, ठीक है, और इसने कुछ लेट्स से 6 डिस्टेंस में कवर कर लिया होगा 400, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं निकालना कितने स्टेप्स में इन्हें कवर किया है, आपको ये निकालना है वो डिस्टेंस जो इनका इक्वल होगा इन द कंप्लीट स्टेप्स। तो जब ये कंप्लीट स्टेप कवर करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सबके स्टेप अलग अलग होंगे लेकिन सबने डिस्टेंस कवर किया होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अब आपको वो डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसमें इन्होंने अपने कंप्लीट स्टेप में जिसको इन्होंने कवर किया होगा और वो डिस्टेंस सबके लिए सेम होगा। एंड क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इसने भी कवर किया है और इसने भी कवर किया है, इसमें भी कवर किया है, क्या वो डिस्टेंस इन तीनों का कॉमन है, राइट। अब एक स्टेप में अगर आपने ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोल रहा हूं, एक स्टेप में अगर आपने कवर किया है 40 का डिस्टेंस, 10 स्टेप में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 400, क्या ये 400 40 का मल्टीपल है, समझ गए। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं 42 का मल्टीपल निकालूंगा तो जो डिस्टेंस से कवर करता जा रहा है क्या वो 40 का मल्टीपल होगा, 45 जो ये डिस्टेंस कवर करता जा रहा है क्या वो 45 के मल्टीपल्स होंगे, 45, 90, 135, समझ गए ना। तो ये सारे क्या होंगे, 45 के मल्टीपल्स होंगे, इधर सारे 42 के मल्टीपल्स, इधर सारे 40 के मल्टीपल। आपको वो डिस्टेंस कॉमन फाइंड करना है जो इन तीनों में होगा, दैट मीन्स क्या वो मल्टीपल तीनों का कॉमन होगा, समझ गए। और आपको फर्स्ट डिस्टेंस से फाइंड करना है और वो मिनिमम डिस्टेंस, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द एलसीएम। समझ गए हो कॉन्सेप्ट, तो अब ध्यान से सुनना। मुझे क्या फाइंड करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। तो एलसीएम ऑफ 40, 42, 45, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मल्टीपल मेथड है हमारे पास में, हम जनरल मेथड यूज करते हैं। तो हम रखेंगे इधर 40, फिर 42, फिर इधर रखेंगे 45, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे ऐसा पता है कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 और ये 21 और ये 45 एज इट इज, ठीक है। फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 10, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये 21 एज इट इज, ये 45 एज इट इज, फिर ये 21 और ये 45, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आई चूज 3 से डिवाइड करेंगे 5 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 3 से और को डिवाइड हो रहा है क्या नंबर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन, ये कर दो, 5, 7 और 5, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा, 5 से। करो आगे, यहां करते हैं, चलो कंटिन्यू डिवीजन। तो अब कितना आ गया अपने पास में, 5, 7 और 5, ठीक है। ये नंबर आ गए। मैं किससे डिवाइड करूंगा अब, 5 से, तो इधर आ गया 1, 7 और 1, ठीक है। फिर 7 से तो 1, 1 और 1। मैंने इस ऑर्डर में क्यों मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखो। जब मैं इसको कंप्लीटली इस तरह से डिवाइड करता जा रहा हूं तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर 1 और 5, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले सारी 2 की पावर्स आ गई, फिर सारी 3 की पावर्स आ गई, फिर 5 और 7। आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब अपन एलसीएम अगर लिखेंगे इसका, तो एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 इज इक्वल्स टू 2 to the power 3, 3 square 5, 7, 3 square 5 and 7, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब जो मैं बता रहा हूं कि अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। थोड़ा एक छोटा सा मेथड बता रहा हूं। जब भी आपको 5 मिले ना और 2 मिले, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 बना के साइड में रखा करो। तो जैसे मेरे पास 5 की पावर कितनी है, 1, 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 में से एक पावर निकालो और उसको 10 बना दो। मेरे पास अब 2 की पावर 2 बची, 3 की पावर 2 बची और 7 बचा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका एक मल्टीप्लीकेशन तो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
मल्टीप्लाई बाय 7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 7 6 42, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कैसे किया था इनिशियली 10, एज इट इज 10 प्लेस किया हुआ है, फाइनली मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो 2520, तो ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। क्या आपसे एलसीएम पूछा था क्वेश्चन ने, आपने पता किया ना कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन ने तो नहीं बोला था एलसीएम निकालो, तो अब एलसीएम का यूज कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो, तो विल राइट इट एज दिस is the minimum distance each will cover, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 2520, फाइन। तो अब जब एक और चीज, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो 40 42 45, ये किस फॉर्म में है सेंटीमीटर में, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर फॉर्म में ही होगा, यूनिट लिखना भूल मत जाना, ठीक है, 2520 सेंटीमीटर इज द एलसीएम, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच विल कवर। क्लियर क्लास, आपको लास्ट में यही वो आंसर स्टेटमेंट है जो आपको हर बार मेंशन करना है, ध्यान रखना, अगर आपने आंसर स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया बच्चों, सीबीएसई में मार्क्स होता है आंसर स्टेटमेंट का, सीबीएसई मार्क्स काट लेगा, फुल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, आंसर स्टेटमेंट जब आपने पूरा सही कर दिया तो एक स्टेटमेंट के चक्कर में अपने मार्क्स थोड़ी कटवाओगे, ठीक है, तो लास्ट में आंसर स्टेटमेंट जरूर मेंशन करना, हैबिट डालो आंसर स्टेटमेंट की। तो आगे चलते हैं, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। अब आपको बताना है find the smallest number, यानी ऐसा smallest number which when increased by, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, which when increased by 17 is exactly divisible by these two number। सबसे पहले तो ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से exactly divisible होगा, क्या वो इन दोनों का एलसीएम होगा, यस, और आपको बोल रहा है कि एलसीएम नहीं फाइंड करना, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम 17 से इंक्रीज करें तो वो एलसीएम बन जाए, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले तो मेरे को नंबर ही नहीं पता, लेट्स से मान लेते हैं वो नंबर क्या है अपना ए, इसको क्या करना है मुझे 17 से इंक्रीज, अगर मैंने उसको 17 से इंक्रीज कर दिया तो क्या बन जाएगा वो एलसीएम, किसका एलसीएम बन जाएगा 520 एंड 468 का एलसीएम बन जाएगा, ऐसे तो होगा, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि वो नंबर एक्चुअली है क्या, तो उसके लिए क्या मुझे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा पहले, है ना, चलो एलसीएम फाइंड करें, ओके, नाउ let's find out the LCM of कौन कौन से नंबर अपने 520 and 468, ठीक है, चलो LCM फाइंड करते हैं, 520 468, चलो 520 देखो 2 से डिवाइड करेंगे 260, 26 2 52 होता है ना, चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो 130, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 65, फिर कौन है 5, कितना आएगा 13, कुछ और हो सकता है नहीं, 13 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम, इजी, आगे चलते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 3 4, क्या फिर से इवन नंबर आया, यस, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 2 से डिवाइड करते हैं 11 11 2 से 22 होता है ना, ऐसे कर लो, चलो 2 1 2, फिर 2 1 2, 1 बचा 17 117, कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, 3 से स्टार्ट करें, 3 3 3 9, 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27, 3 13 13 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, दोनों के फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 520 इज इक्वल्स टू, देखो 2 की पावर 3 5 और 13, 2 की पावर 3 5 की पावर 1 13 एज इट इज, ठीक है, फिर लिखेंगे 468, तो 468 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 2 और 13 की पावर 1, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 13 की पावर 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम, समझ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इन दोनों का एलसीएम, वेरी गुड, तो एलसीएम के लिए क्या, मैं सबसे पहले 13 की पावर 1, उसके बाद 5 है क्या दोनों में, नहीं है, कोई बात नहीं, 2 है, हाँ 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 3, राइट इट, फिर 3 है क्या दोनों में, नहीं 3 भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो जो 3 नहीं है उसकी ग्रेटर पावर, जो 5 नहीं है उसकी ग्रेटर पावर, जो नंबर गिवन है वो तो ग्रेटर पावर होगी, ठीक है, विल प्लेस इट एज इट इज, सो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1, तो क्या आपका ये एलसीएम हो गया, है ना, चलो फाइनली सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन को, तो एलसीएम इज
13 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है, ठीक है, 2 क्यूब है, फिर से लिख देता हूं, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1, लास्ट 5। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, जब भी आपके पास 5 की पावर 1 आए या 2 आए जो भी है, तो जितनी 5 की पावर्स है उतनी 2 की पावर्स अलग निकाल लो। तो राइट 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 उधर गया तो ये 10 बन गया। अब मेरे पास 2 की पावर कितनी बची, 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज, फिर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 13 से 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, समझ गए हो? अच्छा एक और चीज, सर 13 की टेबल नहीं आती कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे देखो, ऐसे भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप क्या कर लिया करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका होता है 9, 13 इंटू 4 तो कर ही सकते हो बेटा, 13 इंटू 4 तो कर सकते हो ना, उसके बाद 9 की टेबल तो बना लोगे, ठीक है, 13 9 जा 117, 13 4 जा 52, कुछ भी कर लो, चलो 52 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 9 से पहले मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर लो, 9 2 जा 18, 1 9 5 जा 45 प्लस 1 46, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 4680। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको कोई जो नंबर है उसको 17 से इंक्रीज करके एलसीएम बनाना है, तो एलसीएम तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमसे एलसीएम थोड़ी पूछ रहा था, हमसे वो नंबर पूछ रहा था, तो मैं एलसीएम की जगह इसको प्लेस कर दूं, किसको, जो भी हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है, तो a + 17 फाइनल। नाउ बाय प्लेसिंग एलसीएम इन इक्वेशन 1, सर इक्वेशन 1 कौन सी है, जो हमने बनाई थी, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, चलो प्लेस करें, a + 17 इज इक्वल टू 4680, तो अब 17 को उधर भेज देंगे, तो a क्या हो जाएगा देखो 4680 माइनस 17, आंसर 4663, ठीक है 4663, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया और ये आ गया अपनी a की वैल्यूज, तो जो a था अपना उसकी वैल्यूज कितनी आ गई 4663, दिस इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन क्लास, समझ में आ गया क्या करना है? क्वेश्चन ने बोला था कि a + 17 एलसीएम 520 और 468, दोनों का एलसीएम कितना है 17 से इंक्रीज कर देंगे अगर नंबर को तो एलसीएम बन जाएगा, तो हमने पहले एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम फाइंड करते ही यहाँ प्लेस किया और 17 को ट्रांसफर किया और जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया a मिल गया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन 80 85 और 90, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्या मैंने 40 42 45 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सारा मेथड बताया था, क्यों एलसीएम ही निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो अब आपको ये दिमाग लगाना है, 3 वैल्यूज एज इट इज गिवन है, ये क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत आए गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है ना, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। क्या हमको पता है कि इसका एलसीएम तो तीनों से डिविजिबल होता ही है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको ऐसा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो इसके एलसीएम से डिविजिबल हो, क्योंकि अगर कोई नंबर इसके एलसीएम से डिविजिबल हुआ तो इन तीनों से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए क्या हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, समझ में आया क्या बोला मैं? देखो जैसे एक कॉमन से एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने दो नंबर ले लिए छोटे छोटे 5 और 7, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 35, क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नहीं है ना, कॉमन नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 35। अब 35 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सबको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, जैसे 35 इंटू 2 कितना आया 70, क्या 70 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, यस 14 आता है, क्या 70 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, यस 10 आता है, ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर आपने ऐसा लिया है जो कि एलसीएम है गिवन नंबर्स का, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब के सब इन दोनों नंबर से डिविजिबल होंगे, लॉजिक समझ आ गया? अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट फाइंड करना है, पहले तो 9 9 9 9 9 और 9, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स है, ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि ऐसा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो, 999 तो इनसे डिविजिबल है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, चलो लेट्स फाइंड आउट the LCM of 24, 24,
15 एंड 36, 3 नंबर है। चलो एलसीएम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अपना यूजुअल मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। 24, 15, 36। 2 से डिवाइड करूं मैं सबसे पहले। 2, 12, 15, 18। फिर से 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल। 6, फिर 15, फिर 9। फिर से 2 से कर सकते हैं क्या? हाँ। 3, 15 और 9। अब किससे करेंगे? 3 से। वेरी गुड। 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा। अब फिर से 3 से कर सकते हैं क्या? हाँ, चलो करते हैं। तो फिर से 3 से करेंगे तो 1, 5 और 3 रखा मैंने। 3, 5 और 1। लास्ट में क्या बचा? 5, 1 1 1। ठीक है बच्चों। तो अब 2 की कितनी पावर आई? 3। 3 की कितनी पावर? 2। 5 की कितनी पावर? 1। ऐसे इजी हो जाता ना एलसीएम। तो देखो एलसीएम कितना आया देखो। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। सर ये 2 अलग क्यों लिया? अब आप समझ रहे हो ना 2 अलग क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 और 2 10। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 360। इजी होगा ना कैलकुलेशन। अब देखो, नहीं तो आप क्या करते? पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, टफ हो जाती है। चलो, तो अब एलसीएम कितना आया अपने पास में? एलसीएम आया 360। जैसे ही एलसीएम आ गया है, सुनते रहना ध्यान से। जैसे ही एलसीएम आ गया, मुझे क्या चेक करना है? ऐसा नंबर कौन सा? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो नंबर है ना अपना, इसको 360 से डिवाइड करो। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो डिविजिबल है। क्या नहीं समझ आया ना? देखो समझाता हूं लॉजिक। मान लो मेरे पास नंबर है 27 है। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 5 से 25 हुआ क्या? रिमाइंडर कितना आया? 2। अब सुनना, अगर मैं 27 में से 2 माइनस कर दूं, 27 में से 2 माइनस कर दूं, तो जो आंसर आएगा क्या? 25। वो 25 5 से डिविजिबल है क्या? यस, यही तो बता रहा हूं मैं। तो आपको करना क्या है? 360 को डिवाइड करना है 9 9 9 9 9 9 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो अब जो आंसर आया क्या वो 360 से डिविजिबल होगा? समझ गए ना लॉजिक? तो अब इसी लॉजिक का यूज करके हम जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट करने के बाद, अच्छा आप इसको डिवाइड करना बच्चों, क्योंकि अगर मैं डिवीजन करने लगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करने लगा, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 279। मैंने बहुत बार किया ये क्वेश्चन, रट गया है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 279। अब आपको क्या करना है? इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है इससे। ओके, तो हमको क्या करना है? 9 9 9 9 9 9 में से माइनस करना है 279। 9 से 9 तो 0, 9 से 7 2, 9 से 2 7, तो 999720 is the greatest 6 digit number which is divisible by 360. ठीक है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तब आपको कैसे लिखना है फाइनली सॉल्यूशन? अगर आप लिखोगे तो इफ वी डिवाइड 99999 by 360, then we will get 279 as remainder. Hence 99999 minus 279 is equals to 999720 is our greatest 6 digit number. That's it. ठीक है, समझ गए हो? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ये फाइनल सॉल्यूशन है अपना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब तक जो आप एलसीएम कर रहे थे रेगुलरली उससे थोड़ा डिफरेंट हटके क्वेश्चन है, सुनना क्या बोल रहा है। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। ठीक है, books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height wise. ठीक है, कोई बात नहीं, और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है। देखो क्वेश्चन समझाता जाता हूं कि ये इधर ये मैथ्स है, इंग्लिश है, और कौन सा है तीसरा सब्जेक्ट? हिंदी। ठीक है, और ये हिंदी है। ठीक है, तो सबकी हाइट, स्टैक की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्टैक है मैथ्स का वो भी सेम हाइट पे होना चाहिए, इसका भी सेम हाइट पे, इसका भी सेम हाइट पे। ठीक
ठीक है, ऐसे अरेंज करना है आपको। अब सबकी बुक तो अलग अलग होगी, फिर हाइट सेम कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, मल्टीपल स्टैक्स बना सकते हैं ना। जैसे मैथ्स के 2 स्टैक हो गए मान लो, है ना, इंग्लिश के मान लो 3 स्टैक हो गए और हिंदी का 1 ही स्टैक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सबकी हाइट सेम होगी। तो अगर मान लो इसकी हाइट कुछ है 10 मान लेते हैं, तो इसकी हाइट भी 10 होगी, इसकी हाइट भी 10 होगी, इसकी हाइट भी 10, इसकी हाइट भी 10 और इसकी हाइट भी 10। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो अब देखो ध्यान से, ये तो था फर्स्ट वे। In the same, the number of the English book is 96 and the number of Hindi book is 240 and number of mathematics book is 336. मैथ्स की बुक हमेशा सबसे ज्यादा होती है सबके पास, ठीक है। Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics. अब की बार आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एक स्टैक में कितनी बुक होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने स्टैक होंगे डिफरेंट। सुनना ध्यान से, हिंदी की बुक कितनी है आपके पास में? हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक 96 है, हिंदी की 240 है। तो इंग्लिश की जो हमने सबसे ज्यादा माना था वो सबसे कम है। तो इंग्लिश की बुक कितनी है? 96। हिंदी की कितनी है? 240। और मैथ्स की कितनी है? 336। ये नंबर ऑफ बुक्स है ना, 240 336, करेक्ट। तो ये सारी नंबर ऑफ बुक्स है। अब क्या है देखना, 96 बुक्स को आपको अरेंज करना है, 240 को भी अरेंज करना है और 336 को भी अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा स्टैक्स किसके होंगे? मैथ्स के, उसके बाद हिंदी के, उसके बाद इंग्लिश के। लेकिन हर स्टैक में नंबर ऑफ बुक तो सेम ही होगी ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सारी बुक्स की थिकनेस सेम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट सेम करना चाहता हूं तो नंबर ऑफ बुक भी तो सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल एक में अगर 10 बुक्स हैं तो मुझे, एक में अगर कितने बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं, तो मुझे इसके मोर देन 33 स्टैक चाहिए होंगे, इसके मोर देन 9, इसके 24 एग्जैक्टली। समझ में आया? ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? ये 3 नंबर है मेरे पास में, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर फाइंड करना है। इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर मतलब इनका कॉमन फैक्टर। कैसा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। किन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे? इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? और डिटेल में समझाता हूं कैसे पता करेंगे हम कि इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। क्या मुझे समझ में आ गया? एक स्टैक के अंदर जितनी बुक्स होगी वो टोटल बुक से तो कम ही होगी। अगर मैं सारे स्टैक्स अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो एक स्टैक के अंदर जो नंबर ऑफ बुक्स होगी वो टोटल बुक से तो कम ही होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स के 10 स्टैक बना दिए या 4 स्टैक्स बना दिए मैथ्स के, तो उसमें मैथ्स के जो एक स्टैक में जितनी बुक्स होगी वो मैथ्स के टोटल बुक से तो कम ही होगी। ठीक है, मैंने मैथ्स की बुक के 4 सेट बना दिए, तो जो टोटल बुक्स हैं वो तो इन चारों का कॉम्बिनेशन है ना, तो एक स्टैक में तो टोटल बुक से कम ही बुक्स होगी। समझ गए? तो इसलिए जो एक स्टैक है, फर्स्ट वाला मैथ्स का जो एक स्टैक होगा ना, लेट्स से M1 ले लूं, तो फर्स्ट वाला जो स्टैक होगा उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, हमको वो फाइंड करनी है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अगर मैंने मैथ्स वाले में फाइंड कर लिया तो क्या वो सब में सेम है? क्लियर? सो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सबको डिवाइड करता हो, एंड दैट इज देयर कॉमन फैक्टर। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द एचसीएफ। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एचसीएफ ऑफ 336, 240 एंड 96। तो उसके लिए क्या मुझे इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा? यस, करते हैं। 96 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। 336 पहले 240 कर लेते हैं। चलो, 240, 2 120, 2 60, 30, 15, 3 5 5 और 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? इजी हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 336। इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 ठीक है, 2 8 4, फिर 2 4 2, फिर 2 21, फिर 3 7, फिर 7 और 1। इजी? चलो ध्यान से देखना, मैं इन तीनों को फिर से अरेंज कर लेता हूं। तो आई विल गेट 96, 240 एंड 336 एज 96। 96 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 2 2 2 2 5 बार है, फिर एक बार 3, देन विल राइट इट एज 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1। फाइन, 2 2 2 2 4 times, then 3 to the power 1, then 5, 2 then 3 to the power 1, then 5। okay, 336, 2 2 2 2 4, then 3, then 7 to the power 1, 4 then 3 to the power 1 and then 7 to the power 1 1। क्लियर? अब देखना ध्यान से, सबसे पहले तो कॉमन वैल्यूज।
क्या कॉमन नंबर में 2 है? यस। 2 की जो लीस्ट पावर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लीस्ट पावर ले होगी वो लेंगे। कौन सी लीस्ट पावर? एब्सोल्युटली 3 3 3 तीनों में कॉमन है। कौन सी लीस्ट पावर? एक ही पावर है, तीनों में पावर 1 है तो वही कॉमन होगी। ठीक है, कुछ और कॉमन है क्या? 5 इधर है बाकी दोनों में नहीं है, 7 इधर है बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है, तो वी लीव इट एज इट इज। 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 48, सो फाइनली एचसीएफ इज 14। अब बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, इसी से आंसर निकाल के दूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको कोई डिवीजन कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना, देखते रहना बस। अब क्वेश्चन पूछ के रहा था, एचसीएफ निकाल लिया हमने, मेजर काम। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। सबके इंडिविजुअल स्टैक्स पूछ रहा है। ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैथ्स की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 336। और अगर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं तो कितने स्टैक चाहिए होंगे इन सबको अरेंज करने के लिए? समझ में आया? अब मुझे अगर फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्टैक अरेंज होंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है। ठीक है, अब वो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स में बुक कितनी है? सब में 48 है। मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? 338। तो एक स्टैक में कितने? 10। सेकंड में भी एक स्टैक में कितने? 48। सेकंड स्टैक में भी 48 48 48 ऐसे बुक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो कितने स्टैक्स में अरेंज हो पाएगी? तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास में 100 पैकेट है, एक बॉक्स में 10 पैकेट आते हैं, तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? 100/10। सिंपल, समझ गए? तो ऐसे अगर यही लॉजिक लगा के अपन यहां सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल सा 96 बुक्स है ना, किसकी? 96 किसकी है? इंग्लिश की। इंग्लिश ही थी ना, ये इंग्लिश थी, ये हिंदी थी, मैथ्स था। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं स्टैक्स ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कैसे निकालेंगे? 96/48 डिवाइड करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो मैथ्स इंग्लिश के कितने स्टैक हो गए? 2 स्टैक हो गए। फिर आते हैं अपन हिंदी पे, हिंदी के स्टैक्स निकालने के लिए चलो यहां कर देता हूं, स्टैक्स फॉर हिंदी 240/48। अब ये नहीं आ रहा सर, 48 की टेबल तो आती ही नहीं है, आपको 48 की टेबल चाहिए भी नहीं। क्या ये 48 है? तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना है? 240। तो आंसर कितना आया? 5। खत्म, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए कितने स्टैक चाहिए होंगे? 336/48। तो बस एज इट इज प्लेस कर दो, 336/48। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो, क्या ये आपका 48 है? 48 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इज इक्वल टू 7। समझ गए? तो 7 किसके स्टैक्स हो गए? मैथ्स के। 5 हो गए अपने हिंदी के, और 2 हो गए इंग्लिश के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। देखो अभी तो आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा था ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। ठीक है, आपसे टोटल भी पूछ सकता है, बताओ टोटल कितने स्टैक्स होंगे सारी बुक्स मिला के। तो आपको क्या करना है? 2 + 5 + 7, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो गए? 14। बस ये करना था। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। Given that √3 is a irrational number, prove that 5 + 2√3 is irrational. ठीक है, √3 is a rational number, 5 + √3 is irrational. ध्यान से करें, let 2 contrary 5 + 2√3 is a rational number. ठीक है, तो 5 + 2√3 is a rational number. अब अगर ऐसा है तो 5 + 2√3 क्या हो जाएगा अपना? p/q। और अगर ऐसा है तो p and q are co-prime integers। ठीक है, such that q is not equals to 0। तो p और q कैसे हैं? co-prime integers हैं, और q की वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो। फाइन, तो अगर ऐसा है तो we'll transfer 5 first। तो we'll write 2√3 is equals to p/q - 5। फिर हम किसको शिफ्ट करेंगे? 2 को, तो ये बन जाएगा 3 is equals to p - 5q/2। ठीक है,
और ये जो q था ये एज इट इज। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे देखो, क्या ये p, q, 5 और 2 ये सारे के सारे कैसे हैं आपके इंटीजर्स, क्योंकि p और q को हमने इंटीजर अज्यूम किया था और 2 और 5 अपने ऑलरेडी इंटीजर होते ही हैं। तो अब लास्ट में लिखोगे आप एज 2, 5, p and q are integers, ठीक है। देन क्या थी वैल्यू अपनी, p minus 5q upon 2q, p minus 5q upon 2q is a rational number, rational number, ठीक है। और यहां पर आपको गिवन है दैट √3 कैसा है, √3 रैशनल नंबर है। अब क्या रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आया? आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन occurs due to a wrong assumption, ठीक है। तो हमने रॉन्ग अज्यूम किया था कि 5 प्लस 2 √3 कैसा है, रैशनल नंबर, ये हमने रॉन्ग अज्यूम किया। तो अब एक्चुअली क्या होगा, ये इरैशनल नंबर। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस दिस प्रूव्स 5 plus 2 under √3 is a irrational number, irrational number। यहां तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? अभी डन? चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। गिवन दैट अंडर रूट 5 इज इरैशनल, प्रूव दैट 2 plus 3 √5 इज इरैशनल, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 5 इरैशनल नंबर गिवन है और 2 plus 3 √5 को आपको इरैशनल प्रूव करना है। सेम मेथड है, 2 plus 3 under √5 is equals to p by q। देखना मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सिर्फ जो मेजर स्टेप है वही लिख रहा हूं, बाकी मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूं। एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। समझ गए बच्चों? 2 plus 3 √5, तो पहले 2 ट्रांसफर करेंगे p अपॉन q माइनस 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 3q बन जाएगा ये। अब ये बन गया आपका रैशनल नंबर, ये बन गया इरैशनल नंबर। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई ऐसा हुआ क्यों है, because we have taken the wrong assumption. What we have assumed that 2 plus 3 √5 is a rational number. So finally it is an irrational number. This is proved. Clear बच्चों? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसको रैंडमली सॉल्व किया है। आपको याद रखना है मेथड आपका यही होना चाहिए लिखने का, ठीक है। इसी के मार्क्स हैं आपके। स्टेटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके लास्ट स्टेटमेंट तक। तो कोई भी स्टेटमेंट मिक्स मत करना और आपस में मिक्स करके या आप मिस करके कभी भी अपने मार्क्स मत कटवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये भी एक नया क्वेश्चन है, ये भी आपने इस टाइप का सॉल्व नहीं किया ना, तो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। सुनना ध्यान से, लेट 2 कॉन्ट्ररी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है देन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी p बाई क्यू के इक्वल। और अगर ये p बाई क्यू के इक्वल है तो विल राइट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो अब अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट p बाई क्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो कोई एक रैशनल नंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसके इक्वेट में हम इसको प्रूव कर रहे हैं। आप किसी को भी ले लो, फॉर एग्जांपल आप √2 के केस में सॉल्व कर रहे हो, √3 के केस में सॉल्व कर रहे हो, किसी के केस में भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से √2 बाय √3 आपका इरैशनल नंबर है कोई एक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 को तो शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस अंडर रूट 2, लिख सकते हैं। अब मैं करता हूं दोनों साइड में स्क्वायरिंग, ठीक है। तो जैसे मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं क्या ये बन जाएगा 3 और ये बन गया p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 p बाई क्यू। समझ में आया था क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, तो ये a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, समझ गए? क्लियर?
अच्छा, ये आया कहां से? बाय टेकिंग या बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड? बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड मैंने स्क्वेयरिंग करा तो मुझे ये मिल गया। अब देखना इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एज इट इज स्टेप लिखूंगा नेक्स्ट में। तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 पी बाई क्यू। अब देखना इस पूरे में क्या आपको एक ही रैशनल नंबर दिख रहा है, दैट इज अंडर रूट 2। तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को शिफ्ट करना है अंडर रूट 2 के अदर साइड में। तो अब मैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को शिफ्ट करता हूँ, 2 को शिफ्ट करता हूँ। तो अब 3 माइनस 2 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये पी बाई क्यू। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू। यहां तो कोई प्रॉब्लम? इजी। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 2 पी बाय क्यू। क्लियर? अब देखना क्या इस क्यू से ये क्यू रिड्यूस्ड है ना, अब तो एलसीएम ले लेना, रिड्यूस कर सकते हैं। चलो रिड्यूस कर दिया मैंने। उसके बाद क्या बचा देखो, माइनस 2 इधर से अंडर रूट 2 और इधर से p। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूं, इस 2 और p को इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2p और इधर आ गया मेरे पास में अंडर रूट 2। इधर खाली अंडर रूट 2 बचा ना, बाकी सब तो ट्रांसफर हो गया। अब देखो ये नेगेटिव था, इसको ऊपर नेगेटिव शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या p और q हमने इंटीजर लिए थे और 2 आपका इंटीजर होता ही है, बस यहीं तक सॉल्व करना था आपको। और उसके बाद वही स्टेटमेंट, एज p q एंड 2 आर इंटीजर्स देन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया। और अंडर रूट 2 कैसा है, इररेशनल नंबर। तो अब लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रॉन्ग लिखा है ये, WRO। चल दोबारा लिख देता हूं, WRONG, wrong assumption। hence under root 2 plus under root 3 is an irrational number, is an irrational number। बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर मैं सारे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसीलिए ताकि आपकी भी हैबिट इसी तरह से हो, आपकी हैबिट बन जाए हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट डालने की। और ये स्टेटमेंट डालने की हैबिट ही आपको मार्क्स दिलवाएगी, तो ध्यान रखना कभी भी स्टेटमेंट को मिस मत करना। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेम है, बस मैंने ए और बी की जगह पी और क्यू रख दिया। ठीक है, तो अब जब आप इसको क्या करोगे, इरेशनल से रैशनल हम अज्यूम करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं, इसको रैशनल। तो आप पी बाई क्यू नहीं लिखोगे यहाँ पे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो आप इसको क्या लोगे, ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी लेके सॉल्व कर लेना, एज इट इज आंसर आएगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एज ए होमवर्क। तो आज आपको टोटल मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आप अपने लेवल पे सॉल्व करोगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, और फाइनल आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से पढ़ते रहो, आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।